दोस्तों, जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर एक गैस जाइंट है और इसके फिलहाल तक 79 मून्स खोजे जा चुके हैं। जुपिटर के बारे में हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन को भी नॉलेज थी और जब से हमने एडवांस टेलीस्कोप्स को बनाया है तब से लेकर आज तक हम इसको गहराई से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जुपिटर पर हम कई स्पेस प्रोब्स भी भेज चुके हैं जिन्होंने या तो इसे ऑर्बिट किया था या फिर इसके बेहद करीब से निकले हैं। इतनी सब ऑब्जर्वेशंस के बाद भी जुपिटर हमारे लिए एक बेहद ही रहस्यमयी प्लैनेट बना हुआ है, यानी कि ये अपने आप में कई सारे सीक्रेट्स को छिपाए हुए है। तो चलिए आज मैं आपको जुपिटर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स और मिस्ट्रीज के बारे में बताता हूँ जो आपको हैरान कर देंगी। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जुपिटर को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जब आप जुपिटर को पहली बार देखते हैं तो आप सबसे पहले इसमें ये अलग अलग स्ट्राइप्स नोटिस करते हैं। मतलब ऐसा लगता है मानो ये अलग अलग लेयर्स है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये स्ट्राइप्स क्या है? असल में ये जुपिटर पर चलने वाली सुपर पावरफुल विंड्स और हरिकेन्स है जो यहाँ पर लगातार चलते रहते हैं। एक गैस जाइंट होने के कारण ये विंड्स यहाँ पर 360 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा स्पीड से चलती है। अब जाहिर सी बात है कि ये विंड्स और हरिकेन्स जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ही हैं, लेकिन साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ये कितनी नीचे तक फैले हुए हैं। इतने तेज स्पीड से चलने वाली विंड्स के कारण ना सिर्फ इसकी डेप्थ जानने में परेशानी हो रही थी, बल्कि वैज्ञानिक जुपिटर का एग्जैक्ट मास भी पता नहीं लगा पा रहे थे। इन रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाने का काम नासा के जूनो स्पेस प्रोब ने किया था, जिसे साल 2011 में स्पेस में भेजा गया था। साल 2016 में जुपिटर की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इसने उसको 53 बार ऑर्बिट किया। इस दौरान जूनो हर एक पॉइंट पर यह रिकॉर्ड कर रहा था कि आखिर जुपिटर की ग्रेविटी उसे कितनी तेजी से पुल कर रही है। अगर उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पर जुपिटर का मास ज्यादा है। इस तरह जूनो ने जुपिटर की पूरी सरफेस का एक 3D मैप बना लिया। जूनो के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से साल 2018 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये विंड्स और हरिकेन्स जुपिटर के एटमॉस्फेयर में करीब 3000 किलोमीटर नीचे तक फैले हुए हैं। मतलब यार जस्ट इमेजिन 3000 किलोमीटर नीचे तक। वैसे क्या आप जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप क्रिकेट के फैन हो लेकिन आप विराट कोहली को नहीं जानते। कहने का मतलब ये है कि जुपिटर सोलर सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड्स के मामले में किंग है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड सन को छोड़कर सोलर सिस्टम के किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। धरती के कंपैरिजन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स 20,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर करीब 10 से 30 लाख किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है और जब यह सूरज के अराउंड ऑर्बिट करता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की एक टेल बन जाती है जो 100 करोड़ किलोमीटर तक लंबी होती है। इतनी विशाल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जुपिटर पर रेडिएशन का लेवल धरती के कंपैरिजन में 1000 गुना तक ज्यादा है। यही कारण है कि हम जुपिटर के अंदर की तरफ कोई भी स्पेसक्राफ्ट को नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि नासा चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट क्यों ना बना ले, वो इसकी रेडिएशन लेवल को बीट नहीं कर पाता है और डैमेज हो जाता है। अब जब मैं आपको जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में इतना सब कुछ बता ही रहा हूं तो आपको इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी जरूर सुननी चाहिए। बात है साल 2018 की। जूनो स्पेस प्रोब जब जुपिटर की ऑर्बिट कर रहा था तो ये कुछ समय तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रहा था। इस दौरान जूनो ने एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली डिस्कवरी की थी। जब ये स्पेस प्रोब वहां से गुजर रहा था तो इसने वहां पर ऐसे साउंड्स रिकॉर्ड किए जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो या फिर रो रहा हो। वैज्ञानिक इन साउंड्स को सुनकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया था। तो क्या वहां पर एलियंस रहते हैं जो ये आवाजें निकाल रहे थे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके साउंड्स के पीछे का रीजन है सोलर विंड्स और जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के लिए एक शील्ड की तरह काम करती है जो इसके अंदर सोलर विंड्स को एंटर होने से रोकती है। जब तेजी से ट्रैवल करती सोलर विंड्स जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो ये अचानक से बहुत स्लो हो जाती है।
और इस स्पीड से क्रिएट हुई काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होने लगती है। इस कारण से वहां पर एक शॉक वेव क्रिएट होती है जो उसी तरह आवाज करती है जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट की सोनिक बूम होती है। इस फेनोमेनन को बाउ शॉक नाम दिया गया है और वो साउंड भी इसी के कारण रिकॉर्ड हुए थे। आपको बता दूं कि जूनो स्पेस प्रोब ने लगातार 2 घंटों तक इन साउंड्स को रिकॉर्ड किया था और इस दौरान उसने करीब 2,41,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। इन बातों से आप खुद ही ये समझ सकते हैं कि ये फेनोमेनन जुपिटर पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, जब हम जुपिटर पर प्रेजेंट सबसे फेमस ऑब्जेक्ट्स और फेनोमेनास की बात करते हैं तो इसमें ग्रेट रेड स्पॉट तो जरूर आता है। आई एम श्योर कि आप इसके बारे में काफी कुछ जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो मैं इसके बारे में अपने चैनल पर एक डिटेल वीडियो ला चुका हूं। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर लेना। द ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में तो हम काफी कुछ पहले से ही जानते हैं और हम इंसान कई सालों से इसकी ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने जुपिटर के ग्रेट कोल्ड स्पॉट के बारे में सुना है? आई गेस ऐसा कुछ आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना? ग्रेट कोल्ड स्पॉट के बारे में जानने से पहले आपको जुपिटर के अरोरास के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो पर होने वाले फेनोमेनन्स के कारण चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं जो जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर इसको डिस्टर्ब कर देते हैं और यही डिस्टर्बेंस अरोरास का कारण बनता है। ये अरोरास हमें जुपिटर के पोल्स पर देखने को मिलते हैं और इन्हें सिर्फ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड इक्विपमेंट से ही देखा जा सकता है। साल 2017 में जूनो ने जुपिटर के सभी मून्स के द्वारा बनाए गए अरोरास को कैप्चर किया था। इनमें से आयो और गैनीमीड के द्वारा बनाए गए अरोरास सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने एक वीडियो में आपको आयो के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे। उस वीडियो में हमने जाना था कि आयो के वॉल्केनिक इरप्शंस इतनी ऊपर तक होते हैं कि इन्हें स्पेस से भी देखा जा सकता है। इन्हीं वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान निकले पार्टिकल्स जुपिटर के अरोरास का कारण बनते हैं और आयो के द्वारा जुपिटर पर बने अरोरास सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगला नंबर आता है गैनीमीड का। गैनीमीड एकमात्र ऐसा मून है जिसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड्स है। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो हमें डबल अरोरास देखने को मिलते हैं। जुपिटर के अरोरास के बारे में चिले में स्थित अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज पिछले 15 सालों से रिसर्च और ऑब्जर्वेशन में लगी हुई हैं। इसी दौरान उन्होंने जुपिटर के जायंट रेड स्पॉट के अलावा वहां पर एक और स्पॉट फाइंड किया है और ये है जायंट कोल्ड स्पॉट। आपको बता दूं कि जब जुपिटर पर अरोरास बनते हैं तो इसके पोल का टेम्परेचर दूसरी जगहों के कंपैरिजन में करीब 200 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कोल्ड स्पॉट भी जुपिटर पर इसी कारण से बनते हैं। ये जायंट कोल्ड स्पॉट जुपिटर के पोल्स पर करीब 24,000 बाय 12,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ मिलेगा। हालांकि इसमें भी एक मिस्ट्री छिपी हुई है। ये कोल्ड स्पॉट जायंट रेड स्पॉट की तरह परमानेंटली आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। कभी ये वहां पर होता है तो कभी ये बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाता है, मतलब ये एकदम से गायब हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि जुपिटर एक फेल्ड स्टार है। ये भी सूरज की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, लेकिन इसका मास ज्यादा ना होने के कारण ये स्टार नहीं बन सका है। आपको बता दूं कि अगर हम सूरज को छोड़कर सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट्स को एक तरफ रखते हैं और जुपिटर को दूसरी तरफ रखते हैं तो भी जुपिटर का मास उन सभी से 2 गुने से भी ज्यादा बैठेगा। लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा नहीं है कि ये अपने आप में एक स्टार बन पाए और हमारे सूरज को एक कंपेनियन दे पाए। हालांकि जब हम जुपिटर और उसके मून्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक मिनिएचर सोलर सिस्टम के दर्शन होते हैं, जहाँ एक फेल्ड स्टार है और 4-5 फेल्ड प्लैनेट्स भी हैं जिन्होंने सूरज को छोड़कर जुपिटर को ऑर्बिट करना प्रेफर किया। साथ ही बाकी के मून्स को आप एस्ट्रॉइड कह सकते हैं। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर जुपिटर अपने आज के मास से करीब 80 गुना ज्यादा मैसिव होता तो जुपिटर भी एक स्टार हो सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। पर क्या जुपिटर अभी या फ्यूचर में एक स्टार बन सकता है? वेल, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब आपको उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब जाहिर सी बात है कि चाहे हमारी धरती हो या जुपिटर, कोई भी प्लैनेट अपने आप में अपना वजन नहीं बढ़ा सकता है ना।
लेकिन एक गैस जायंट होने के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट जुपिटर से टकरा जाए, मतलब जरूरी नहीं एक बल्कि 4-5 ऑब्जेक्ट्स जुपिटर से आकर टकरा जाए और वो सभी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक हो जाए, तो जुपिटर का मास एक स्टार बनने के लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है। हालांकि सूरज को हटा देने पर सोलर सिस्टम के सारे ऑब्जेक्ट्स मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर जुपिटर को एक स्टार बनना है तो उसके लिए इसे सोलर सिस्टम के बाहर से किसी विशाल ऑब्जेक्ट के आने और सीधे इससे टकराने का इंतजार करना होगा। वैसे क्या आप चाहते हैं कि जुपिटर एक स्टार बन जाए? अगर हाँ, तो भाई कोरोना ने आपके दिमागी संतुलन को बिगाड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर होता है और जुपिटर से टकराता है तो इस कोलिजन की रेडिएशन से हम इंसान शायद ही बच पाएंगे और इससे क्रिएट हुए ग्रेविटेशनल फोर्स से धरती की ऑर्बिट हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। मतलब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, दोनों ओर से धरती पर इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। वैसे जुपिटर के बारे में ये फैक्ट्स और मिस्ट्रीज आपको कैसी लगी और क्या आप इसका दूसरा एपिसोड देखना चाहोगे? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो हम इसका दूसरा एपिसोड भी जरूर लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्द से जाके इस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।